अपनी सीट्स ग्रहण करें। हमारे आज का कार्यक्रम हम कुछ ही क्षणों में शुरू करेंगे। अपने मोबाइल फोन्स का प्रयोग अब ना करें। प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। नीचे बैठे हैं आप, पीछे वाले लोग बैठ जाइए प्लीज भैया। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है, आग नदी के अर्थात स्वयं दीपक का प्रकाश बनकर समाज में सकारात्मकता उत्पन्न करें। यह अवसर राष्ट्रकवि दिनकर को स्मरण करने का है, जिन्होंने अपनी रचना और लेखनी के माध्यम से भारतीय संस्कृति के सूर्य बनकर समाज को प्रकाशित किया है। दिनकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। रचना हो रही है पद्मश्री श्री प्रसून जोशी। बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। इसके साथ मैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एवं समाज सेवी श्री बिंदेश्वर पाठक जी एवं शारदा सेठपुरी जी, उषा किरण खां जी, प्रसून जोशी जी, सभागार में उपस्थित विद्वानगण, मैं आप सबों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग राष्ट्रकवि पद्मभूषण श्री रामधारी सिंह दिनकर की दो अमर कृतियाँ संस्कृति के 4 अध्याय एवं परशुराम की प्रतीक्षा के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित हुए। इस समारोह का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। यह अपूर्व गौरव का विषय है और एक ऐतिहासिक क्षण है कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ आकर हिंदी जगत का सम्मान बढ़ाया। राष्ट्रकवि दिनकर भारतीय संस्कृति के सूर्य हैं। उनका साहित्य भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रवाह है। मुझे अपने छात्र जीवन में श्री कलेक्टर सिंह केसरी के साथ दिनकर जी के ओजस्वी काव्य पाठ को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बाद में हमें दिनकर जी की चिकित्सा की जांच का भी मौका मिला और जयप्रकाश जी के गंगा बाबू उनके दोस्त थे, उनके साथ बैठने का भी मौका मिला। अपने काल में जब कभी भी अवकाश प्राप्त हुआ, हमने दिनकर जी के साहित्य को पढ़ने और समझने की चेष्टा की। उनकी कविताओं में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की सशक्त धारा है। विशेष रूप से संस्कृति के 4 अध्याय में संपूर्ण भारत के इतिहास को सरलता के साथ प्रस्तुत कर गागर में सागर भरने का सफल प्रयास कवि ने किया है। दिनकर जी का इतिहास बोध इतना गहरा था, वह उनके साहित्य में सहजता से प्रकट हुआ है। वे भारत के आध्यात्मिक चेतना एवं समन्वयवाद के पुजारी थे। संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय परंपरा का बोध कराने वाली अद्वितीय पुस्तक है। उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से
देश के सभी संप्रदायों के जीवन दर्शन को प्रकट किया है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति सच्चे अर्थ में शाश्वत और सनातन है। 1962 के चीन युद्ध से घायल भारत की चेतना को जगाने का काम उन्होंने परशुराम की प्रतीक्षा के माध्यम से किया। एक अखंड और अजय भारत ही उनका स्वप्न है। इस काव्य के नायक परशुराम एक जागृत भारत के प्रतीक हैं और परशुराम के लिए वे लिखते हैं, यह उत्तेजित साकार क्रुद्ध भारत है, यह और नहीं कोई विशुद्ध भारत। उनके परशुराम ज्ञान और पराक्रम के अवतार हैं। उन्होंने अपने ओजमयी वाणी में परशुराम का आवाहन किया है। मुख में वे, पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार, सावधान ले रहा परशुधर, फिर नवीन अवतार। चाहते हैं फिर दिनकर जी का जीवन संघर्ष राष्ट्रभाषा हिंदी के उत्थान के लिए समर्पित है। वे दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के नेता थे। गृह मंत्रालय के साथ काम कर भी उन्होंने हिंदी का गौरव बढ़ाया। वे पहले साहित्यकार थे जिन्होंने देश की सभी भाषाओं के साथ हिंदी के संबंध को प्रकाश में लाया। दुख का विषय है कि आज हिंदी देश में ज्ञान विज्ञान की भाषा नहीं रही। अतः उनके विकास हेतु दिनकर जी के नाम पर हिंदी उत्थान संस्थान दिल्ली में स्थापित है। साथ ही उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी को काज की भाषा बनाया है। कंप्यूटर की भाषा भी हिंदी को बना सकती है। तो हिंदी पर प्रधानमंत्री से निवेदन करूँगा कि हिंदी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं दिनकर जी के जीवन का अविस्मरणीय प्रसंग यहाँ रखना चाहता हूँ। तिरुपति के मंदिर में देश में राजनीतिक परिवर्तन पर उन्होंने क्रांतिकारी भाषण दिया, जहाँ गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण ये दोनों के साथ दिनकर जी रहते थे। और मैं चूँकि जयप्रकाश जी का डॉक्टर था, इसलिए दिनकर जी से बराबर मुलाकात होती रहती थी। ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा कि उनका शेष जीवन जयप्रकाश जी को प्राप्त है और संयोग उसी रात भारतीय चेतना के सूर्य दिनकर का देहावसान है। और जब गंगा बाबू, जयप्रकाश जी या दिनकर जी बैठते थे तो बराबर गंगा बाबू कहते थे कि दिनकर जी अगर दूसरे प्रांत में पैदा हुए रहते तो कब न कब इनको भारत रत्न मिल गया होता। उसको क्या है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि जिस कवि के साहित्य ने भारत के मानस और स्वाभिमान को ऊपर उठाया, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। ऐसा दिनकर प्रेमियों का विचार है कि इस वर्ष संपूर्ण देश में इन दोनों पुस्तकों का स्वर्ण जयंती समारोह मनाएंगे। मैं इस अभियान को सफल बनाने हेतु आप सबों से सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। मुझे दिनकर जी की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं। मठ मानव की विजय का सूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सिंह हूँ। और इसी 2 वाक्य के बाद जो साहित्यिक लोग, जो विद्वान लोग जो कह रहे थे कि जिन्होंने सजेस्ट किया कि दिनकर के सारे देश में इनका जयंती मनाएंगे। इन पंक्तियों के साथ आधुनिक भारत के व्यास श्री रामधारी सिंह दिनकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और एक सुखद संयोग है कि ये परशुराम की प्रतीक्षा के बाद और प्रधानमंत्री चीन से आए हैं, तो ये एक्सीडेंट कहा जाएगा कि ऐसा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ इस युग के कवि, रचनाकार एवं फिल्म लेखक पद्मश्री श्री प्रसून जोशी को। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सी ठाकुर जी, शारदा सेठी जी, श्रीमती उषा किरण जी और सभी मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथि, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य है मेरा कि मैं दिनकर जी के ऊपर कुछ कह रहा हूँ या इस समारोह में उपस्थित हूँ। बचपन से हम सब ने दिनकर जी की कविताएं पढ़ कर प्रेरणा ली है, तो अपनी जगह। लेकिन मुझे लगता है कि जो काम मैं अपनी तरह से करने की कोशिश करता रहा हूँ, आज के लोकप्रिय माध्यमों से जुड़कर
काव्य और साहित्य को युवाओं में जिंदा रखने की कोशिश, उसमें दिनकर जी जैसे लोगों से बहुत प्रेरणा मिली है और खासकर उनसे बहुत प्रेरणा मिली। और जब जब स्वयं को प्रेरणा रहित पाते थे तो दिनकर जी की कविताओं की शरण में जाते थे। जहाँ एक तरफ स्वयं आप उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, जहाँ पर आप भाषा की और विचार की एक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ मैं अभी भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब तक हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे आज के भारत को दिनकर जी की रचनाएं जब तक उन तक नहीं पहुँचेंगी, उस साहित्य का सही स्वरूप उन तक नहीं पहुँचेगा। मैं अपना काम करता रहूँगा, मेरे जैसे लोग भी अपना काम करते रहेंगे, पर साहित्य को सही रूप में उसको वहाँ तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। बदलाव जीवन का हिस्सा है, बदलाव तो आएगा, भाषा में भी आएगा, साहित्य में भी आएगा, उसके रूप में भी आएगा। और बदलाव से जुड़ी सारी संवेदनाओं का मैं और नए शब्दों का मैं स्वागत करता हूँ। SMS शब्द अगर हमारी शब्दावली का हिस्सा बनता है तो हिंदी उससे ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन अगर SMS शब्द संदेश शब्द की हत्या करके आएगा तो तब मुझे उस बात से वो दोनों शब्द साथ सांस लेंगे तो वो हिंदी मुझे स्वीकार है, और वो हिंदी मुझे स्वीकार नहीं, वो भाषा मुझे स्वीकार नहीं जिसमें अपनी संस्कृति को हटाकर एक अलग संस्कृति की कोशिश की जाए। ऐसी प्रकृति चाहिए जिसमें मिट्टी की गंध हो, ऐसी प्रकृति चाहिए जिसमें श्वास हो, जिसमें महक हो संस्कृति की, और वो संस्कृति की महक दिनकर जी की रचनाओं से आपको मिलती है। मुझसे आग्रह किया गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं शायद जिन्होंने रचनाएं नहीं सुनी, कुछ अपनी एक रचना कोई चीज़ सुना दें। इससे पहले मैं दिनकर जी की कविताएं पढ़ूँ, उसके बाद शायद मैं शास्त्र करूँ। एक रचना थी मेरी बाबुल, तो मैंने निर्भया को डेडिकेट की थी उस वक्त मुझे लगा था कि ये रचना है जो एक लोकगीत के अंदाज में मैंने लिखी, वो आपको सुना देता हूँ। एक लड़की अपने पिता से कह रही है कि बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे सोनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राज न करना आए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, मोहे लोहार के घर दे दीजो, जो मोरी जंजीरें पिघलाए। धन्यवाद। दिनकर जी की रचनाओं का जिक्र है और आज मूल रूप से हम लोग संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की प्रतीक्षा पर चर्चा करना चाहते हैं और उनकी स्वर्ण जयंती है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनकी इतनी बड़ी बड़ी कविताएं उनसे उनके बारे में 2 बात न करें। तो मैं थोड़ा सिर्फ स्मृति के लिए
मुझे मालूम है यहाँ दिनकर जी के चाहने वाले और उनके बारे में जानने वाले लोग हैं, पर कुछ लोग होंगे जो शायद चाहते होंगे पुरानी कविताओं का थोड़ा स्मरण किया जाए। कहो कहाँ पधारा, क्षमाशील हो रिपु सक्षम तुम, हुए विनत जितना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा बनाई। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य को मधु कर होता है। क्षमा शोभती भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण कूट दासता गगन की वधा मूल बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जग है। इसी कविता में मुझे बहुत बचपन से प्रेम है। किसको नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, तुझको या तेरे कदीश गिरिवन को नमन करूं मैं मेरे प्यारे देश या मुझको नमन करूं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। भूखे मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है, नवचरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है। भेदों का ज्ञाता निगूढ़ताओं का चिर ज्ञानी है, मेरे प्यारे देश ही तू पत्थर है पानी है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं। या फिर सदियों की ठंडी राख बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन दिखलाती है। वो राह समय के रथ का घर घर नाम सिंहासन का लिख करो जनता। जनता हाँ मिट्टी की अबोध भूलते वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे, तब भी न मुंह खोल दर्द कहने वाली। लेकिन होता भूडोल बवंदर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो घुट चढ़ाती है। तो राह समय के रथ का घर घर नाम सुनो, सिंहासन खाली करो जनता। कविताएं उनकी चलती रहेंगी और मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं। और जब हम संस्कृति के 4 अध्याय और परशुराम की शिक्षा का जिक्र करेंगे तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि संस्कृति पर उनके जो विचार थे वो भी उन्होंने बड़े बहुत बारीकी से संस्कृति और सभ्यता पर एक दृष्टि डाली थी। सभ्यता कैसे है, कैसे सभ्यता कैसे नष्ट हो सकती है, तो संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती। तो सचमुच मुझे बात वो ये इतिहास को एक हद तक ही तरजीह देते हैं, क्योंकि इतिहास गलत हो सकता है, इतिहास किसी ने किसी को बताया हो सकता है, लेकिन जो आपके अवचेतन में होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। और संस्कृति की ये खासियत है कि वो आपके अवचेतन में बैठ जाती है, वहां चली जाती है। जब वो आपके हाव भाव में परिलक्षित होती है। संस्कृति आप किताब से पढ़कर किसी को दोहराते नहीं, संस्कृति आप प्रैक्टिस करते हैं, आप करते हैं संस्कृति को। इसलिए संस्कृति कहीं आपके अणु अणु में बसी हुई होती है। इसलिए संस्कृति को देखकर आप किसी सभ्यता का ज़्यादा अनुमान लगा सकते हैं, न कि किताबों से। तो वो संस्कृति को इतिहास से और सभ्यता से ऊपर रखते थे। और ये सब उनकी पुस्तकों को आज अगर सामने लाया जाता है और उनके संस्कृति पर विचार सामने लाए जाते हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने आज इसको अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। रीढ़ है उनकी कविता में, और वो रीढ़ जो है हमारे प्रधानमंत्री जी में जो दृढ़ निश्चय और मैं चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि दिनकर जी के परिवार के बहुत सारे सदस्य आज यहाँ मौजूद हैं। उन सभी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ और वो आकर प्रधानमंत्री जी को जो पुस्तकें हैं उनकी प्रति भेंट करें और शौक भेंट करें। मैं नाम पढ़ूंगा, कृपया मंच पर आए। केदारनाथ सिंह जी,
विभा शर्मा, हेमंत देवी, कल्पना सिंह, अरविंद सिंह, कल्याणी राय, पद्मा सिंह, उषा ठाकुर, गौतम शर्मा, त्रिपुरारी शर्मा, ऋत्विक उद्यन, कृपया मंच पर आएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने समय का सूर्य हूँ मैं, सच है दिनकर कोई और नहीं, सूर्य ही है। हिंदी हृदय के, कविता पटल के, शब्द शिखर से भाषा को आलोकित करते दिनकर। संपूर्ण नाम रामधारी सिंह दिनकर। सुंदर संयोग की सूर्य की भांति उदित भी हुए देश के पूरब में ही स्वागत को मानो स्वयं सूर्य भी तट पर खड़े हो, तो मैं ही क्यों रहूं सदा तपता मध्याह्न गगन में। नए सूर्य को क्षितिज छोड़ ऊपर नभ में आने दो। समूचा राष्ट्र, खासकर हिंदी जगत चिर कृतज्ञ है। बेगूसराय बिहार के गांव सिमरिया का धरा के इसी भाग्यशाली अंश से उदित हुआ भारतीय साहित्य का नया सूर्य। तारीख 23 सितंबर सन 1908। पिता बाबू रवि सिंह और माता मनरूप देवी। काल कोख भूपाल सब धन्य हुए, सब पूज्य हो गए। हों भी क्यों ना अंधतम के भाल पर पावक जलाने, बादलों के शीश पर स्पंदन चलाने। एक शिशु ने पांव यहाँ धरे थे, वो भी तब जब भूख, भय और अभाव भारत की तकदीर से जुड़ गए थे। ब्रिटिश हुकूमत को फिक्र कहाँ थी भारत की। सिमरिया और दिनकर का घर उस भारत से अलग नहीं थे। दिनकर का कांचपन गरीबी की आंच पर पहले दिन से ही चढ़ता रहा, पकता रहा। विघ्न बड़े आगे थे और दिनकर को उफ भी कभी नहीं कहना था। 2 साल की उम्र ही क्या होती, अभी तो मां की गोद से उतरना भी नहीं सीखा था कि पिताजी का साया सिर से उठ गया। पड़ोसी गांव बारू में था प्राइमरी स्कूल, वहीं शुरू हुई पढ़ाई लिखाई। सूर्य कब आत्म केंद्रित हुआ है जो दिनकर को खबर थी पड़ोस की, परिवेश की, चिंतन और चिंता भी। किसी एक बच्चे की बिलबिलाहट में सामूहिक क्रंदन स्वर सुनना सीख गए थे दिनकर। उसमें शामिल था उनका अपना बचपन भी। हटो व्योम के मेघ पंथ से, स्वर्ग लूटने हम आते। दूध दूध रहे वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम जाते हैं। 13 साल के होते ही दिनकर का ब्याह हो गया श्यामवती जी से। दिनकर ने मैट्रिक पास की 1st डिवीजन से, प्रांत में सबसे ज्यादा अंक लाकर। इस बीच 4 संतानें हुई, 2 पुत्र राम सेवक सिंह, केदारनाथ सिंह और 2 पुत्रियां विनिता और विभा।
दिनकर की 34 कविताओं का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ विजय संदेश के नाम से। सिमरिया के इस अनमोल नगीने ने अपनी पहली चमक बिखेरी थी तब। बर्दलोई के सफल संग्राम पर सरदार पटेल से प्रेरित होकर दिनकर ने बर्दलोई की वंदना की। बलिरति चूड़िनी ऋतुरथ तोड़नी अरि गौरव गिरी गर्भ आरोहणी कठिन कर्म सारणी तुम सत्वर विल्सन मारणी वंदे वीर बहादुरी वंदे। 24 वर्ष के होते होते दिनकर पटना कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए। दिनकर के क्षितिज छोड़ ऊपर नभ में आने का, छा जाने का वक्त भी आ गया। 1933 में हिमालय पर कविता रचकर दिनकर साहित्य पटल पर चिरंजीवी हो गए। मेरे नगरी मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट। दिनकर एक रहस्य की तरह कदम कदम अचंभित करते गए। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। 1935 में रेणुका और 1939 में हुंकार के प्रकाशन के साथ ही भारतीय साहित्य को ओज की कविता की नई जमीन, नया नायक मिल गया। कम फूंक खेलता है जब नर पर्वत के जाके पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रश्मि रथी में दिनकर नई तपिश के साथ सामने आते हैं। हक, हिस्से और पहचान से वंचित वर्ग को, कर्ण को नया स्वर देने। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जाऊं जाति, जाति है ये मेरे कुचलन। गणतंत्र प्रजा का यज्ञ है। भारतीय गणतंत्र के मुहूर्त पर दिनकर इसे कुछ यूं बयां करते हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तप और सहिष्णुता दिनकर के पल है। कुरुक्षेत्र में कुछ यूं रेखांकित भी करते हैं। तब से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नींव नई इतिहास की मैं धरता। दिनकर पुरुरवा बनकर उर्वशी के सामने कोमल प्रेम की प्रस्तुति भी देते हैं। जब से हम तुम मिले रूप के आगम फूल दानन में, अनिश मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई है। भारतीय संस्कृति की व्यापकता और मौलिकता को लेकर दिनकर खूब सजग दिखे। उनकी गद्य कृति संस्कृति के 4 अध्याय इसी का उदाहरण है। दिनकर को साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित दर्जनों सम्मान मिले। सरकार ने इन्हें नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया। दिनकर लगातार 2 बार राज्यसभा सदस्य भी मनोनीत हुए। सन 1962 के चीनी आक्रमण पर दिनकर ने अपने ओज पुरुष परशुराम को याद किया। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य का पता नहीं निरंज गरल था। 24 अप्रैल 1974 तिरुपति। श्रोताओं को रश्मि रथी के तीसरे सर्ग से श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कराते हुए ये स्वर भी शब्दों के विशाल नभ में तिरोहित हो गया। दिनकर अपने आखिरी उद्घोष को भी सच कर गए। मरण कोट पर चढ़ जीवन की ध्वजा उड़ाकर, मैं मृत्युंजय करी प्रकाश की जय का गान करूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि आप हैं यहाँ पर, और मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि आज के कार्यक्रम को संबोधित करें। सीपी ठाकुर जी, डॉक्टर वेंकटेश पाठक जी, श्रीमती उषा किरण खान जी, डॉक्टर शारदा सैदपुरी जी, युवा साहित्यकार सतस्वंत जोशी जी, दिनकर जी के सभी आदरणीय परिवारजन, साहित्य प्रेमी भाई और बहनों,
मेरा सौभाग्य है कि आज शब्द ब्रह्म की इस उपासना के पर्व पर मुझे भी पुजारी बनकर के शरीक होने का आप लोगों ने सौभाग्य दिया। हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना गया है, शब्द के सामर्थ्य को ईश्वर की बराबरी के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी रचना के 50 वर्ष मनाना वो इसलिए नहीं मनाए जाते कि रचना को 50 साल हुए, लेकिन 50 साल के बाद भी उस रचना ने हमें जिंदा रखा है। 50 साल के बाद उस रचना ने हमें प्रेरणा दी और 50 साल के बाद भी हम आने वाले युग को उसी नजरिए से देखने के लिए मजबूर होते हैं, तब जाकर के उसका सम्मान होगा। जिनको आज के युग में हम साहित्यकार कहते हैं, क्योंकि वो साहित्य की रचना करते हैं, लेकिन दरअसल वे एक ऋषि तुल्य जीवन होते हैं। जो हम वेद और उपनिषद में ऋषियों के विषय में पढ़ते हैं, वे ऋषि हो और ऋषि के नाते वे दृष्टा होते हैं। वो समाज को भली भांति देखते भी हैं, तोलते भी हैं, तराशते भी हैं और हमें उसी में से रास्ता खोज करके भी देते हैं। दिनकर जी का पूरा साहित्य खेत और खलिहान से निकला है, गांव और गरीब से निकला है और बहुत से साहित्यिक रचनाएं ऐसी होती हैं जो किसी को न किसी को तो स्पर्श करती है। कभी को युवा को स्पर्श करे, कभी बड़ों को स्पर्श करे, कभी पुरुष को स्पर्श करे, कभी नारी को स्पर्श करे, कभी किसी भूभाग को, किसी घटना को स्पर्श करे। लेकिन बहुत कम ऐसी रचनाएं होती हैं जो अबाल और वृद्ध सबको स्पर्श करती है, जो कल, आज और आने वाली कल को भी स्पर्श करती है। वो न सिर्फ उसको पढ़ने वालों को स्पर्श करती है, लेकिन उसकी गूंज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्पर्श करने का सामर्थ्य रखती है। दिनकर जी की ये सौगात हमें वो ताकत देती है। जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इस देश को आंदोलित किया, उनकी उम्र को और युवा पीढ़ी के बीच में बहुत फासला था, लेकिन जयप्रकाश जी की उम्र और युवा पीढ़ी की आंदोलन की शक्ति, इसमें सेतु जोड़ने का काम दिनकर जी की कविताएं हैं। हर किसी को मालूम है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई चली, तो यही तो दिनकर जी की कविता थी जो प्रसून जी गा रहे थे। वही तो कविता थी जो नौजवानों को जगाती थी। पूरे देश को उसने जगा दिया और उस अर्थ में
वे समाज को हर बार चुप बैठने नहीं देते थे, और जब तक समाज सोया है वो चैन से सो नहीं सकते। वे समाज को जगाए रखा, उसकी चेतना को, उसके अंतर्मन को आंदोलित करने के लिए वो सिर्फ अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति कर करके मुक्ति नहीं अनुभव करते। वे चाहते थे जो भीतर उनकी आग है वो आग चहुओर पहुंचे, और वो ये नहीं चाहते थे कि वो आग जला दे, वो चाहते थे वो आग एक रोशनी बने जो आने वाले रास्तों के लिए पथदर्शक बने। ये बहुत कम है। मैं सरस्वती का पुजारी हूं, और इसलिए शब्द के सामर्थ्य को मैं अनुभव करता हूं। कोई शब्द किस प्रकार से जीवन को बदल देता है, उस ताकत को मैं भली भांति अनुभव करता हूं। एक पुजारी के नाते मुझे मालूम है, एक उपासक के नाते मुझे मालूम है, और उस अर्थ में दिनकर जी ने अनमोल हमें सौगात दी। इस सौगात को आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को हम कैसे पहुंचाएं। कभी कभार हम शायद इस देश में हर एक पीढ़ी के हजारों ऐसे कवि होंगे या साहित्य प्रेमी होंगे, हजारों की तादाद में होंगे, ऐसा मैं मानता हूं, जो दिनकर जी की कविताएं मुख-पांच लगातार बोल सकते होते, बोलते होंगे। ये छोटी बात नहीं है। जैसे कुछ लोग रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, उसकी श्लोक वगैरह जिस प्रकार से मुखपाठ बोलते हैं, वैसे दिनकर जी के शब्दों के पीछे रममाण हुए हजारों लोग मिलेंगे, और उनको उसी में आनंद आता है। उनको लगता है कि मैं दिनकर जी की बात पहुंचाऊं, मेरी बात लोग माने ना माने, दिनकर जी की बात दुनिया माने। दिनकर जी को परशुराम की प्रतीक्षा थी, और दिनकर जी अपने तराजू से भारत के सांस्कृतिक उतार चढ़ाव को जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों को बद्ध किया है, वे इसमें इतिहास भी है, उसमें सांस्कृतिक संवेदना भी है, और समय समय पर भारत में दिखाई हुई विशालता, हर चीज को अपने में समेटने का सामर्थ्य, तो दिनकर जी ने जिस प्रकार से अनुभव किया है, जो हर पल दिखाई देगा, और इस प्रकार से दिनकर जी के माध्यम से भारत को समझने की खिड़की हम खोल सकते हैं। अगर हम में सामर्थ्य हो तो हम द्वार भी खोल सकते हैं, लेकिन जरा भी सामर्थ्य ना हो तो खिड़की से जरूर खोल सकते हैं। ये काम दिनकर जी हमारे बीच करके गए। दिनकर जी ने हमें कुछ कहा भी है, लेकिन शायद वो बातें भूलना अच्छा लगता है कि लोग भूल जाते हैं। एक बार बुराइयां समाज में आती रहती है, हर बार आती रहती है, हर रूप में अलग अलग प्रकार की आती है, लेकिन किसी ने ज्ञाति के जाति के आधार पर दिनकर जी के निकट जाने का प्रयास किया। हमको लगा मैं आपकी की बिरादरी का हूँ, आपकी जाति का हूँ, तो आज मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अब ऐसा रहता है समाज में ये कोई, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दिनकर जी की सोच कितनी सटीक थी, वरना उस माहौल में कोई भी फिसल सकता है।
और वे तो स्वयं राज्यसभा में थे, राजनीति को पूरी तरह निकटता से देखते थे, अनुभव करते थे। लेकिन उस माहौल से अपने आप को परे रखते हुए उस व्यक्ति को उन्होंने मार्च 1961 को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जो लिखा गया है, बिहार को सुधारने का सबसे अच्छा रास्ता यह है कि लोग जातियों को भूलकर गुणवान के आदर में एक हों। याद रखिए कि एक या दो जातियों के समर्थन से राज नहीं चलता, वह बहुतों के समर्थन से चलता है। यदि जातिवाद से हम ऊपर नहीं उठे तो बिहार का सार्वजनिक जीवन गल जाएगा। आज 1961 में लिखी हुई चिट्ठी आज बिहार के लिए आज भी उतना ही जागतिक संदेश है। ये किसी राजनीति से परिचित व्यक्ति के शब्द नहीं है, एक किसी शब्द साधक के शब्द नहीं है, एक किसी साहित्य में रुचि रखने वाले सर्जक के शब्द नहीं है, एक ऋषि तुल्य व्यक्ति के शब्द है जिसको आने वाली कल दिखाई देती है और जिसके दिल में बिहार की आने वाली कल है। और तब जाकर ये शब्द अपने ही समाज के व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में कहने की ताकत। बिहार को आगे ले जाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। और ये बात मान के चलिए, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो भारत माता कभी आगे नहीं। भारत का पश्चिमी छोर, वहां कितनी ही लक्ष्मी की वर्षा क्यों न होती हो, लेकिन पूरब से सरस्वती का संदेश का मेल नहीं होता। और इसलिए हमारा सपना कि पूर्वी हिंदुस्तान कम से कम पश्चिम की बराबरी में तो आ जाए। कोई कारण नहीं पीछे रहे। अगर बिहार आगे बढ़ता है, बंगाल आगे बढ़ता है, असम आगे बढ़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है, सारी दुनिया देखती रह जाएगी हिंदुस्तान की तरफ आगे। दिनकर जी का भी सपना था बिहार आगे बढ़े, बिहार तेजस्वी ओजस्वी, ये बिहार संपन्न भी हो। बिहार को तेज और ओज किसी से किराए पर लेने की जरूरत नहीं, उसके पास है। उसे संपन्नता के अवसर चाहिए, उसको आगे बढ़ने का अवसर चाहिए। और बिहार में वो ताकत है, अगर एक बार अवसर मिल गया तो बिहार औरों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाए। हम दिनकर जी के इन सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी साहित्य रचना की 50 साल की यात्रा आज भी हमें कुछ करने की प्रेरणा देती है। सिर्फ गीत गुनगुनाने की नहीं, हमें कुछ कर दिखलाने की प्रेरणा देती है। और इसलिए आज दिनकर जी के स्मरण करते हुए, उनकी साहित्य रचना का स्मरण करते हुए इस सभागृह में हम फिर से एक बार अपने आप को संकल्पबद्ध करने का अवसर के रूप में उसे दें और उस संकल्प की पूर्ति के लिए दिनकर जी के आशीर्वाद हम सब पर बने रहे और बिहार के सपनों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला।
परिवारजनों को प्रणाम करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बात जिसमें मैं पहले भी कह रहा था कि जो दिनकर जी की कविताएं हैं उनमें रीढ़ है, उनमें निश्चय है, उसमें संकल्प है। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उनमें वही सारी बातें परिलक्षित हो रही थी। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था कि प्रधानमंत्री जी दिनकर जी के बारे में कुछ कहते। अब मैं उषा किरण खान जी से अनुरोध करूँगा कि वो कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ रहा है, उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है, तो वो आकर वो शब्द धन्यवाद में कहें। बिहार साहिब बंधु और यहाँ पर भी दिनकर प्रेमी जितने हैं उन सबों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिनकर जी ओज के कवि थे। उन्होंने जब शुरुआत की तब भी ओजस्वी थे, और जब अंतिम उनकी कविताएं थी जैसे परशुराम की प्रतीक्षा, उसके बाद कुछ दो चार, ये सभी ओजस्वी कविताएं थी, जिसको अभी सबसे अधिक हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी ने याद दिला दिया है। मैंने परशुराम की प्रतीक्षा के कुछ अंश, मुझे याद है केदार जी को याद होगा कि BN कॉलेज में वो उन्होंने पाठ किया था, और उस ओज को जो मैंने अनुभव किया और जो रोमांच मुझे हुआ, लगभग उसी प्रकार का रोमांच आज प्रधानमंत्री जी के मुख से उनके चार कविताओं को पहुँचने लगा। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ आए हुए जितने लोग हैं सब दिनकर प्रेमी हैं, और सभी बहुत सारे हजार लोग बाहर खड़े हैं जो आना चाहते थे लेकिन यहाँ स्थान नहीं था। और उसके बाद हजारों हजार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, सचमुच बिहार हो या पूरे भारत देश के जो हिंदी प्रेमी हैं, जो तटस्थ हैं, तटस्थ मतलब वो युद्ध से कोई तटस्थ नहीं, लेकिन जिनको सचमुच चिंता है देश की, राष्ट्र की और अपनी संस्कृति की, वे सभी दिनकर प्रेमी हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा ये सारी पंक्तियाँ दोहराते हैं। मुझे याद आता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अगर कहीं पर कोई कंपटीशन होता है तो अभी भी दिनकर को छोड़ के किसी अन्य कविता का पाठ नहीं करते। मैं कामना करती हूँ प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया है दिनकर जी के माध्यम से, उस उद्बोधन को हमारा देश और हमारा बिहार प्रांत गौर से सुनेगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। सचमुच हमारे लिए जातिवाद एक दंश है। और पुनः मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी अब प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपनी जगह पर बैठे रहें।